Welcome to all of you in this lecture of class 9th chapter Force and Laws of Motion. In this lecture we will discuss about the law of conservation of momentum. Okay, this is a very important topic and good and interesting topic. Okay, so law of conservation of momentum, actually what happens by Newton's second law of motion, we know that force is directly proportional to rate of change of momentum, change in momentum upon time, change in momentum upon time. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है कि जो फोर्स होता है, ओके, किसी सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है. तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में अगर कोई चेंज नहीं होता है, इफ देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट मीन्स देयर इज नो फोर्स. इसका मतलब वहां कोई भी फोर्स नहीं होगा. और अगर फोर्स है तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा. ओके, और ऐसे ही न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अब देखिएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स वहां पे कोई भी फोर्स नहीं होगा. या हम कह सकते हैं अगर कोई फोर्स, अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज नहीं होगा. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम इसकी बात करते हैं एक सिस्टम के लिए, यानी कि जहां पर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं. तो इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे. एक क्लोज्ड सिस्टम है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर हम इसको प्रूव करेंगे. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स. ये जो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो मान लीजिए सिस्टम के अंदर हमने जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए दो बॉल हैं हमारे पास, एक बॉल ए एंड दूसरी बॉल है हमारे पास बॉल बी. तो ये जो दो बॉल हैं, मान लीजिए इसका मास है m1 और ये बॉल u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एक दूसरी बॉल है m2 b जिसका मास है m2 और ये u2 इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो इसका जो मोमेंटम होगा, अगर आप देखें इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम इंडिविजुअल होगा m1 इंटू u1, और इसका जो मोमेंटम हो जाएगा ये हो जाएगा इस बॉल का m2 इंटू u2 बॉल बी का. लेकिन सिस्टम का टोटल मोमेंटम मीन्स दोनों बॉल के मोमेंटम का सम, तो m1 u1 प्लस m2 u2 दोनों मोमेंटम का सम. ओके, अब मान, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बॉल या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये तो टोटल इनिशियल मोमेंटम है, तो जब ये कोलाइड करते हैं, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, u1 ज़्यादा है u2 से, तो दोनों में कोलिजन होगा. तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है और इसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है. अगर इसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी तो इसका कम हो सकती है, वेलोसिटी कम हो जाएगी और इसको वेलोसिटी गेन हो जाएगी. तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम तो चेंज होगा, इनिशियल मोमेंटम, लेकिन सिस्टम का टोटल मोमेंटम, दोनों का टोटल मोमेंटम अभी भी उतना ही होगा जितना पहले इनिशियल है. फाइनल मोमेंटम वही होगा जो इनिशियल. मीन्स कोलिजन के बाद अगर मान लीजिए आफ्टर कोलिजन, या हम एक बात करें कि दोनों बॉल एक दूसरे को कोलाइड करती हैं एक समय, ये बॉल ये है और दूसरी बॉल क्या है, ये दूसरी बॉल है. तो ये बॉल का जो मास, मीन्स सपोज दिस इज द कंडीशन एट कोलिजन, ये कोलिजन की कंडीशन है. ये बॉल ए है और ये बॉल बी है. तो बॉल ए बॉल बी पर एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे FBA. FBA का मतलब है हमारा फोर्स ऑन बॉल बी बाई बॉल ए. ऐसी बॉल बी भी उसी समय रिएक्शन लेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ से. बॉल बी बॉल ए पर एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स FAB, मीन्स फोर्स ऑन बॉल ए बाई बॉल बी. तो ये कंडीशन है एट कोलिजन के लिए. मान लीजिए t टाइम तक ये कोलिजन होता है. ओके,
अब इसके बाद क्या है देखिए, आफ्टर कोलिजन इसी सिस्टम की में बात चल रही है, तो कोलिजन के बाद की कंडीशन आप समझिए कि ये दोनों बॉल जो कि पहले u1 वेलोसिटी से थी, ये तो कोलिजन की कंडीशन है, अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो ये इसकी वेलोसिटी मान लीजिए u1 से फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है। ये जो बॉल A है, मास तो यही रहेगा m1 जो इनिशियल मास है, मास चेंज नहीं होगा, तो मान लीजिए ये हो गया हमारी इसकी वेलोसिटी v1, और जो दूसरी बॉल है m2, ये सेम बॉल आपको कंसिडर करनी है, और ये वेलोसिटी अब मूव कर रही है मान लीजिए v2 वेलोसिटी से। ओके, तो इस कंडीशन में अब इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, देखिए फाइनल मूवमेंट, इसका इनिशियल मोमेंटम m1 v1, देखिए इनिशियल मोमेंटम तो बॉल का इनिशियल इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो गया है, m1 v1, m1 u1 से m1 v1 हो जाएगा, और इसका मोमेंटम फाइनल m2 v2 हो जाएगा। इसका मोमेंटम इनिशियल m2 u2 था, फाइनल मोमेंटम चेंज होके m2 v2 हो गया। लेकिन जो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, सिस्टम का मोमेंटम फाइनल मीन्स दोनों को ऐड कर दीजिए, तो m1 v1 प्लस इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया m2 v2। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सिस्टम के अंदर बॉल्स इंटरेक्ट कर सकती हैं या ऑब्जेक्ट्स बॉडीज इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, यानी कि पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है, तो ये जो अगर बाहर से अगर सिस्टम पे फोर्स नहीं लगे, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। किस पर? सिस्टम पर, क्योंकि पूरे सिस्टम पर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होगा सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम। ओके, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम हमसे बोलता है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये लॉ है हमारा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स नो एफ एक्सटर्नल, नो एफ एक्सटर्नल, और वी कैन से एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, मीन्स बाहर से लगने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू हमेशा होगा टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, सिस्टम का इनिशियल, टोटल सिस्टम का, सिस्टम मीन्स दोनों बॉल को मिला करके सिस्टम बोलेंगे, 4-5 बॉल होंगी या 4-5 ऑब्जेक्ट, तो पूरे सबको मिला के हम सिस्टम बोलेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2, ये बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखिएगा, लेकिन इसमें क्या है, सिस्टम के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम चेंज हो सकता है, इनिशियल मोमेंटम चेंज होगा, तो m1 u1 से इसका मोमेंटम m1 v1 हो गया, इसका m2 u2 से m2 v2 होगा, तो जितना मोमेंटम इसका m1 u1 से मान लीजिए m1 v1 में जितना लॉस इसके मोमेंटम में होगा, उतना ही मोमेंटम ये वाला गेन कर लेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर होगी। ओके, तो यहाँ पर इस सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, हम इसको प्रूव भी करेंगे न्यूटन से सेकेंड एंड थर्ड लॉ से। तो what is the law of conservation of momentum? The law of conservation of momentum says that for an isolated system, if there is no external unbalanced force on the system, then the total initial momentum of the system is equal to total final momentum of the system, or we can say the momentum remains constant or the total momentum of the system remains conserved. Conserved means no momentum created, नो मोमेंटम डिस्ट्रॉयड, मीन्स कोई मोमेंटम न तो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ, नहीं कोई एक्स्ट्रा मोमेंटम हमारा डिस्ट्रॉय हुआ। ओके, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मोमेंटम। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स जितना है वो उतना ही उस सिस्टम का मोमेंटम रहेगा। ओके, सो दिस इज द न्यूटन्स दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आई एम राइटिंग हियर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको उसको शो करूँगा और हम उसको प्रूव भी करेंगे। ओके, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के फिगर बना सकते हैं। ओके,
तो मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स वेयर देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नेट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनका इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने लिखा है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये तब होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट्स कोलाइड। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एंड देयर इज नो, यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन द ऑब्जेक्ट्स कोलाइड टू ईच अदर मीन्स बट एफ एक्सटर्नल 0। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यू कैन मेक दिस फिगर, आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ हम ये दिखा सकते हैं u1 ग्रेटर देन u2। अगर u1 u2 से ज़्यादा है तो कोलाइड करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे, लेकिन कोलिजन से पहले का मोमेंटम कोलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। दूसरा देखिएगा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक यूनिवर्सल लॉ है, मीन्स ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से लेकर के सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि बड़े से बड़े यूनिवर्स में सारे बड़े से बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए भी ये मीन्स हैवी बॉडीज़ के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्री मीन्स अप्लाइड है। ओके, एंड न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, so you can take a screenshot for this one, then we will prove the law of conservation of momentum. ओके तो यहाँ पर देखिए अब मैंने फिगर बनाया है, हम प्रूफ कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम प्रूफ करेंगे कि m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू हमें प्रूफ करना है m1v1 प्लस m2v2 इस सिस्टम के लिए। तो इस सिस्टम में वही दो बॉल शो की गई हैं, एक का मास m1 u1 वेलोसिटी से m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये माना गया कि u1 की वेलोसिटी u1 u2 से ज़्यादा है तो ये कुछ समय बाद कोलिजन करेंगे एट कोलिजन, और कोलिजन के बाद मान लीजिए पहले वाले बॉल की वेलोसिटी v1 हो जाती है और दूसरे की वेलोसिटी v2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन। तो देखिएगा वही हमें थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। सपोज टू बॉल्स A एंड B हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली, मीन्स पहली बॉल m1 मास की u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, m2 मास की u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। इफ़ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर इसकी वेलोसिटी u2 इससे ज़्यादा है, देन दीज टू बॉल्स कोलाइड विथ ईच अदर फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम t। तो एक स्मॉल टाइम t के लिए इनके बीच में क्या होगा, एक कोलिजन होगा एट कोलिजन फॉर t टाइम। ओके, एंड गेन्स फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। तो इसकी वेलोसिटी फाइनल v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि बॉल A की वेलोसिटी फाइनल v1 और इसकी v2। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना है। तो देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम, ये देखिएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल A, बॉल A का इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना है, m1 इंटू u1, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू m1 u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B देखिएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल B इक्वल टू m2 u2 इसका मोमेंटम। ओके, ऐसे ही फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A, बॉल A का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद। ओके, ये है आपका इनिशियल मोमेंटम। ओके, और ये जो दो कंडीशन है ये है बिफोर कोलिजन, ये दो कंडीशंस हैं। ओके, इसके बाद आप लिख सकते हैं आफ्टर कोलिजन, हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल A का फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा m1 इंटू v1, इसका मोमेंटम m1 इंटू v1, दिस इज v, m1 मल्टीप्लाइड बाई v1। ऐसे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल B हो जाएगा कोलिजन के बाद मास इंटू वेलोसिटी दैट इज m2 इंटू v2। ओके,
तो देखिएगा यहाँ तक आप इसको नोट कीजिएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसका ये थ्योरी मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर से। ओके, अब इसके बाद समझिए बॉल ए के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम m1u1 और इसका फाइनल मोमेंटम m1v1। तो इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए। बॉल ए के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इनिशियल m1u1 बाद में m1v1 हो गया, तो हम लिखेंगे m फाइनल मोमेंटम m1v1 माइनस m1u1। ओके, या आप m1v1 से m1u1 को माइनस कर दीजिए। ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम m2u2 फाइनल मोमेंटम m2v2। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कर दीजिए m2v2 माइनस m2u2। ओके, तो इसको अब हम हटा दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर से क्या है, बहुत सिंपल है। अब ये तो था। अब हम यहाँ पे देखें, लगाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिएगा बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें न्यूटन के दोनों लॉ लगेंगे, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए, देखिएगा फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए इज गिवन बाय, देखिए एफ बी ए। एफ बी ए का मतलब है हमारा फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए। अगर बॉल बी पर ए के द्वारा लगाया गया फोर्स एफ बी ए है, तो ये फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स ऑन बॉल बी पर जो फोर्स होगा एफ बी ए, वो क्या होगा, बॉल बी के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाय टाइम। तो इक्वल टू हम इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी के मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम, और टाइम कितना है t। तो देखिए एफ बी ए की वैल्यू देखिएगा, यहाँ से एफ बी ए हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी का चेंज इन मोमेंटम m2v2 माइनस m2u2। आप फिगर से भी देख सकते हैं, m2v2 में से m2u2 को माइनस कर दीजिए डिवाइड बाय टाइम। तो एफ बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2v2 माइनस m2u2, ये v है और ये u है, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। इसको बना दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही एफ ए बी क्या होगा, देखिए जो एफ ए बी होगा इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी, और इसको हम कह रहे हैं एफ ए बी। एफ ए बी का क्या है, मतलब फोर्स ऑन बॉल ए, ऑन पहले आ रहा है, बाई बाद में आ रहा है। एफ ए बी मीन्स फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी। तो बॉल ए पर जब यहाँ पर कोलिजन होगा, तो बॉल ए जब बी पर फोर्स लगाएगा ऐसे कोलिजन, तो न्यूटन थर्ड लॉ से बॉल बी भी उसी समय रिएक्शन फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स। अगर हम फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए ने जो बी पर लगाया उसको अगर हम एक्शन कह रहे हैं, तो ये रिएक्शन होगा, फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी उसी समय लगेगा। तो ये क्या होगा, बॉल ए के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ अपॉन टाइम। तो दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए अपॉन टाइम। तो आपने देखा है न्यूटन सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं वो एक ही टाइम पर एक साथ लगते हैं, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि पहले ये इस पर एक्शन लेगा और उसके कुछ समय बाद ये रिएक्शन लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेम टाइम तक और एक साथ दोनों ही फोर्स लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पर से मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा अब इसके लिए। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा इक्वेशन 1, और इसके बाद इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा आप उतारते समय ध्यान से समझें। इसके बाद फिर यहाँ लिखा जा रहा है एफ ए बी हो जाएगा m2u2 फाइनल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए का फाइनल मोमेंटम m1v1
माइनस बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम कितना है m1u1, ये चेंज हो गया अपॉन टाइम t, ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन ऑल्सो, आप इसके लिए भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें केवल ये दो इक्वेशन चाहिए। ओके, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, एफ बी ए m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एफ बी ए इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। ये इक्वेशन नंबर 1 जो ये है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ तो हमें दो चीज़ें मिल गई यहाँ पर, फोर्स ऑन बॉल ए बाय बॉल बी एफ ए बी, और फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए एफ बी ए। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिला। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप देखेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दोनों ही फोर्सेस बराबर होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। देखिएगा, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट को शो करने के लिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं माइनस साइन, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, वेयर माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एफ ए बी एंड एफ बी आर अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए, फोर्स ऑन बॉल बी बाय बॉल ए, एफ बी ए उधर की ओर है और एफ ए बी इधर की ओर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। तो एफ ए बी की वैल्यू है m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी इज इक्वल टू, माइनस साइन के साथ लेंगे हम, माइनस साइन ये लिखा ब्रैकेट में, एफ बी ए की वैल्यू m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी, तो आ जाएगा m2v2 माइनस m2u2 डिवाइड बाई टाइम। ओके, तो t से t कैंसिल हो जाएगा और ऊपर माइनस से इंटू करेंगे, तो ये रहेगा m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस m2u2। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा आप, इस माइनस m2v2 को यहाँ ले आइए और माइनस m1u1 को उस साइड ले लीजिएगा। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m2u2 प्लस m1u1। ओके, या अब इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, या आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं सिंपल, अगर आप इस साइड u1 वालों को रखना चाहते हैं माइनस m1u1, यहाँ से प्लस m2u2 को इधर ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस m2u2 बन जाएगा इक्वल टू माइनस ये m1v1 को उस साइड ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस m1v1, और पहले से यहाँ पर है माइनस m2v2। अब दोनों ओर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, m1u1 प्लस m2u2, ऐसे ही यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए, m1v1 प्लस m2v2। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू हमारा प्रूफ हो गया m1v1 प्लस m2v2। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज प्रूव्ड। यानी कि ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम में अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं हो, बाहर से कोई लगने वाला फोर्स नहीं हो, और वो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में फोर्स लगा सकते हैं, तो लेकिन होगा क्या, चाहे वो आपस में फोर्स लगाएं, कुछ भी करें, उस सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा, यानी कि m1u1 प्लस m2u2, उसके कोलिजन के बाद के फाइनल मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 के बराबर हमेशा होता है। तो इस सिस्टम में अगर किसी सिस्टम में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। मीन्स टोटल जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही उसका बाद में भी मोमेंटम होगा, नहीं उसका टोटल मोमेंटम में कोई कमी होगी और नहीं उसका मोमेंटम बढ़ेगा। हालांकि ऑब्जेक्ट्स का अपना इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है। ओके, और जब वो कोलिजन करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा। ओके,
सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको प्रूफ करना है और सीखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द न्यूटन्स दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।